अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? ठीक है, आप कैसे हैं? कैसी गुजरी ईद? गुड। गुड, इंटरेस्टिंग या सो के? तो ओके। कभी कभी सोना भी जरूरी होता है ना। और सोने के लिए ईद की छुट्टियां चाहिए होती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग ने कुछ स्टडीज की? स्टडीज कैसी रही आपकी? एक्चुअली मेरा सेकेंड ईयर भी साथ साथ चल रहा है, तो मैंने अपने सेकेंड ईयर पे इस दफा ज्यादा फोकस करा। अच्छा, तो ठीक है। सही हो गया। तो अभी हमारे पास आयशा आपके लिए सिर्फ दो चैप्टर्स रहते हैं, राइट? चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ऐसा ही है? जी। तो आमना ज्वाइन कर रही है पूछने, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे आमना का, और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। और कोई मिलने आया ईद पे, या आप लोग गए किसी रिश्तेदार की तरफ? एक्चुअली मेरे सारे जो मतलब मेरी खाला और मेरे नाना वो सब सऊदीया में, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में अकेली थी। तो हम्म। आई डेंट गो एनीवेयर। सही सही। तो आप यहाँ पे लाइक सिर्फ स्टडीज के लिए रुके हुए हो? यस मिस। ओके ओके। तो कहाँ रह रहे हो? हॉस्टल में रह रहे हो? नो, मैं साथ नाना के घर पे ही रह रही हूँ अच्छा। विद वाइफ। सही सही। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, चैप्टर 4। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? माइंड में क्या आ रहा है जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? तो इसको सुनकर पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि किसके बारे में बात होने वाली है? क्या यहाँ इस डोमेन में हम किन चीजों को कवर कर रहे होंगे? मिस, जैसे एक बिजनेस है उसके अंदर मैनेजमेंट की ऑब्वियसली अलग से एक उसमें वो होगा। तो उनके ऊपर मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज़ों को चेक करना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। राइट, हमने सबसे इनिशियली एक एग्जाम्पल से समझा था कि किसी बड़े फलसफे को समझना हो तो उसके 1 यूनिट के बारे में बात की जाती है, या 1 यूनिट को पहले समझा जाता है। तो इदारे का 1 यूनिट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 यूनिट क्या है? अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन समझनी है तो उसका 1 यूनिट किसको समझेंगे? मैनेजमेंट हो। अपने घर को। ये एग्जाम्पल मैंने क्या कवर नहीं करवाई थी? हम अपने घर को समझेंगे। हमारे घर में हेड कौन है? फादर। यूजुअली हमारे फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, और मदर। ठीक है। तो जो फादर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये हमने डिस्कस किया था ना क्लास में। यस। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फाइंड द सोर्स ऑफ फाइनेंस। इनकम। राइट। तो जो भी फादर का रोल है वो सब इदारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है। और जो भी मदर का रोल है घर में, बजट में घर चलाना, पूरे महीने का ग्रोसरी सब कुछ। और घर में जितने अफराद हैं, जितने मेंबर्स हैं फैमिली में, उनका पता होना, सबकी प्रायोरिटीज का पता होना, और फिर उस बजट को उस हिसाब से लेकर चलना। तो ये मदर का रोल है घर पे। अब ये जो मदर का रोल घर पे, ये सारा जो भी रोल है, वो सब एक इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है। यस और नो? यहाँ पर वही बात हो रही है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके जहन में मैनेजमेंट का वर्ड जब भी आ जाए, आपके माइंड में आपकी मदर आनी चाहिए। कि मदर का क्या रोल है घर में, कैसे वो मैनेज करती है घर को, कैसे बजट में रह के पूरे घर का खर्चा चलाती है, कैसे उसको पता होता है कि किस वक्त किस मेंबर को किस चीज की जरूरत है, और वहां पे एक्सपेंडिचर किया जाए, वहां पे एक्सपेंस किया जाए। कैसे उसको पता होता है कि उसको कोई मेड रखनी है, कोई हेल्पर रखना है, कोई दूध वाला रखना है, कोई उसके पैसे देने हैं, तो ट्यूशन वाला लगाना है, कोई स्कूल के एडमिशन करना है, घर का मेंटेनेंस करना है, रिपेयर्स करना है, व्हाट्सोएवर। तो जो जो माँ एक घर को चलाने के लिए कर रही है,
उन्हीं चीजों को आप फैक्ट्री लेवल पे ले जाएं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ले जाएं, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा है। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहा है कि भाई मेरे कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्योंकि रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज को किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां आ गई। ये सब वो मदर की जिम्मेदारियां जो घर पे थी, वही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन में है। यस और नो? तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से माइंड में आपके आ जाना चाहिए, कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा टर्मिनोलॉजी, कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी, वही समुंदर को समझना है ना, तो 1 यूनिट को समझो, 1 यूनिट से उसको जरूर रिलेट करो, तो आपको चीज बेहतर तरीके से समझ आएगी और इन डेप्थ भी समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब चूंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट की भी बात हो रही है कि मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको हम कैसे परख सकते हैं, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अब घर में मदर परफॉर्म कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कैसे की जा सकती है? कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता, वो खुद करेगी अपना। ठीक है, जो घर की माँ है ना, वो खुद अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेगी कि इस महीने 10,000 में चलाना था घर, तो 10,000 में मैं चला पाई, नहीं चला पाई, क्यों नहीं चला पाई, कहाँ फजूल खर्ची हो गई, कहाँ नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना चाहिए, कौन से सब्जी वाला महंगी सब्जी दे रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम उससे नहीं लूंगी, अगले सब्जी वाले से मंगवा लिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ये नहीं समझे कि ये तो इतनी छोटी सी मिसाल है, सब्जी वाले से लेनी है सब्जी। ना 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 ना, ये छोटी सी मिसाल ही बड़ी मिसाल बनेगी कि आपने एज अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। एक सप्लायर है, वो महंगा दे रहा है। जब आपने परफॉर्मेंस मेजर किया, तो आपको पता चला, आपने आइडेंटिफाई किया दैट ओ हो, सप्लायर से महंगा लिया, यहाँ फजूल खर्ची हो गई, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने पे कर दिया, जबकि दूसरी जगह दूसरा सप्लायर सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में दे रहा था, तो हम हमें वहां से लेना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजर करने का जो मकसद है, वो ये नहीं है कि ओ उसको इनाम देना कि वो फर्स्ट आ गया, और ओ उसको फेलियर डिक्लेयर कर देना कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नहीं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मकसद ही यही है कि अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस में जो जो कमी रह गई, उसको आइडेंटिफाई कर सके, और अगले पीरियड में उस परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, एनहांस कर सके, इम्प्रूव कर सकें। आर यू विथ मी? यस? क्लियर हुई यहाँ पे बात कि इसका बिगर ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसका बर्ड्स आई व्यू क्या है, हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करके अपनी अगली परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। वहां पे होने वाली जो भी कमी रह गई, जो भी मसला रह गया, तो आइए अब हम देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बातों को क्लियर कर लें। परफॉर्मेंस मेजर्स जरा पढ़िएगा आमना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एम्स To how will something or somebody is done in related to a planned activity. Performance measurement aims to establish how well something or somebody is doing in relation to a planned activity। दोबारा पढ़िएगा। मिस में जी जी आमना, दोबारा पढ़ें। performance management image to establish how well something or somebody is done in related to a planning activity. इन रिलेशन टू अ प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब आगे आइए, प्रोडक्टिविटी। दिस इज प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? आयशा, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? बस प्रोडक्टिविटी होता है जब हम बेसिकली प्रोडक्शन ही होती है किसी चीज़ की। एक प्रोडक्ट होता है, उसको बनाने में जो उसका आउटपुट होता है वो। प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ही लिख देते, वर्ड प्रोडक्टिविटी लिखने की क्या जरूरत थी?
प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मकसद है या मतलब है कि हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। आप अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, दैट इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं आयशा? मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं मिस। तो हमने कैटेगरीज बनाई थी, देयर आर 3 कैटेगरीज। बिल्कुल भी याद नहीं है, ईद के बाद सारे स्टूडेंट सफा चट होके आए हैं। हाँ आमना, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज? टाइम। यस, वेरी गुड। टाइम, स्पेस एंड फिगर। रिपीट। टाइम स्पेस एंड फिगर। टाइम, स्पेस एंड फिगर। ये 3 कैटेगरीज है रिसोर्सेज की जो हर इदारे के पास और हर इंडिविजुअल के पास मौजूद है। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के पास कोई चीज कम है, किसी के पास कोई चीज ज्यादा है, मगर वक्त ऐसी चीज है जो सबके पास एक बराबर दिया गया है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन। तो अब आप अपने रिसोर्सेज का, तमाम रिसोर्सेज का, स्पेस में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो आपको प्लैनेट अर्थ में फराहम है। ऑक्सीजन से लेके, सॉइल से लेके, प्लांट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल, एवरीथिंग। तो आपके पास एज अ स्टूडेंट क्या क्या रिसोर्स है? ये इंटरनेट फैसिलिटी, वाईफाई, पीडीएफ, लेक्चर, आपकी बुक्स, कैलकुलेटर, गूगल, ये सब आपके लिए रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज का जब आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं इन रिसोर्सेज को, तो आप एफिशिएंट कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? एफिशिएंट। डिश। फिश। और जब आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वही आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? प्रोडक्टिविटी। हाउ प्रोडक्टिव यू आर, अपने वक्त का कैसा इस्तेमाल किया आपने, जाया किया या उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब आइए, कॉस्ट पर यूनिट। किसी एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या है? कॉस्ट टोटल पर यूनिट। कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दैट्स कॉस्ट पर यूनिट। तो अब जैसे यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल आपके पास दी गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट मई के महीने के लिए $1,28,600, जून के महीने के लिए 1,43,200, यूनिट्स प्रोड्यूस 12,000 एंड जून में 13,500। तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट क्या निकल करके आ गई? $10.72 और यहाँ पे $10.61। अब आप मेजर क्या करेंगे? जब परफॉर्मेंस आपने मई की भी निकाल ली, कॉस्ट पर यूनिट जून की भी निकाल ली, तो अब आपको कंपैरिजन नजर आ रहा है कि मई में 10.72 कॉस्ट आई और जून में 10.61, यानी कुछ पॉइंट्स से कम हुआ जून में, विच इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? बैड थिंग। बैड थिंग क्यों हुई? कॉस्ट कम हो रही है तो बैड थिंग है? इट्स अ गुड न्यूज। मई जून, मई में 10.7, जून में 10.6, 1 पॉइंट कम हुआ कॉस्ट। तो कॉस्ट जब कम होती है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? कॉस्ट जब भी कम होती है तो ये अच्छी बात होती है, गुड न्यूज होती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम हुई तो अब आपका इदारा जो है, प्रॉफिट मार्जिन उसको ज्यादा मिलेगा, 1 पॉइंट ज्यादा मिलेगा। हाँ, अगर कॉस्ट बढ़ जाती तो फिर प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होता। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अब आइए, अच्छा यहाँ पे अब आप सिर्फ सिर्फ इन दोनों को कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि अब देखो, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ एनालिस्ट, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, आप सिर्फ इन नंबर्स को देखते हुए कोई डिसीजन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं दोगे, बल्कि आप तमाम फिगर्स को देखोगे। तो पहली फिगर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट मई के महीने में 1,28,600, जून के महीने में 1,43,200। यहाँ तो टोटल कॉस्ट बढ़ गई, यस और नो? तो ये तो फिर गुड न्यूज नहीं है कि टोटल कॉस्ट यहाँ 1,28,600 है, यहाँ 20,000 बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं बात को? तकरीबन 20,000 एंड अबव बढ़ गई।
1,43,200। तो यकीनन कॉस्ट बढ़ने के पीछे कोई रीजन होगा। तो रीजन क्या है? तो पता चला कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मई के महीने में 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई थी, और जून के महीने में 13,500 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हुई है, यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है। तो पता चला कि ओके, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मई के महीने में हम 12,000 प्रोड्यूस कर रहे थे, जून के महीने में 13,500 प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। यूनिट प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है? हो सकता है डिमांड बढ़ रही हो मार्केट में, यही पॉसिबल रीजन है। इनके प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ेगी तभी तो फैक्ट्री वाला ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा। यस और नो? आर यू गाइस विद मी? आमना, आयशा, यू गाइस विद मी? यस और नो? यस। 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 यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस। अब आइए कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे यकीनन जब आप इस कॉस्ट को 12,000 यूनिट से डिवाइड कर रहे हो तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। और जब आप इस कॉस्ट को ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हो तो कॉस्ट कहीं ना कहीं पर यूनिट की कम हो रही है। ठीक है। यस। अब आइए नेक्स्ट, यानी कि आप सिर्फ एक फिगर को देख के कंपैरिजन नहीं करोगे, आपको तमाम फिगर्स को सामने रखते हुए कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। अब आइए, परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर मटेरियल्स एंड लेबर इंक्लूड डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड बजट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड आवर। यूजुअली देखो, जब भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात हो रही है, मेजर करने अपने अपने परफॉर्मेंस को, तो कंपैरिजन कई पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो उसके कई तरीके हैं जिससे मैं मेजर कर सकती हूँ, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर। पहला तरीका ये है कि मैं स्टूडेंट से क्लास में जो जो क्वेश्चंस करूं, तो मैं देख रही हूँ कि कौन रिस्पॉन्स मुझे ज्यादा दे रहा है, कौन मुझे इफेक्टिवली एक्टिवली रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन मुझे करेक्ट रिस्पॉन्सेज दे रहा है, कौन ग्रास्प कर रहा है। ठीक है। तो ये पहला तरीका है जिससे मैं इवेल्युएट करूं कि अच्छा मेरे स्टूडेंट्स कैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या मतलब उनका क्या स्पीड है, क्या वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, स्लो लर्नर हैं, आराम आराम से चीजें समझ आती हैं, 10 दफा रिपीट करने के बाद समझ आती हैं। तो इससे मुझे अंदाजा हो गया। नंबर टू, क्विक क्विज। चैप्टर के बाद जो हम क्विक क्विज कर रहे होते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो आपने कितना अटेंटिवली सुना, स्टूडेंट्स ने कितना अटेंटिवली सुना। दूसरा तरीका परफॉर्मेंस मेजर करने का। तीसरा, मैं आप लोगों को टेस्ट दूं, टेस्ट के मार्क्स देखूं। चौथा, मैं आप लोग को मॉक्स दूं, मॉक के मार्क्स देखूं। तो ये मेरे पास चार तरीके हैं जिससे मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। फिर एक पांचवा तरीका ये होगा कि मैं कंपेयर करूं कि मेरे दो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दोनों आपस में कैसी है। लाइक मैं कंपेयर करूं कि आयशा की परफॉर्मेंस और आमना की परफॉर्मेंस में क्या फर्क है, कितने मार्क्स आयशा के है, कितने मार्क्स आमना के है। एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हो गया कि मैं आयशा की परफॉर्मेंस देखूं और मैं बोलूं कि आयशा ने 2 मंथ्स पहले ये टेस्ट दिया था, तो टेस्ट 1 में उसके मार्क्स आए थे 50, और 2 मंथ्स के बाद मैंने दोबारा से सेम टेस्ट लिया तो उसके मार्क्स आए 80। तो यानी आयशा की परफॉर्मेंस उसकी खुद की पहली परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रूव हुई है। ठीक है। तो एक ये तरीका है कि उस पर्सन की पास्ट परफॉर्मेंस से ही कंपेयर किया जाए, और एक तरीका है कि दूसरे टीम मेंबर से कंपेयर किया जाए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन को भी मेजर करना है अपना परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो उसके पास भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो परफॉर्मेंस मेजर कर सकती है। नंबर वन, पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लेना, पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, पिछले महीने कैसा परफॉर्म किया था, इस महीने कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन। जब भी आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज यू आर कंपेयरिंग, ईदर यू आर कंपेयरिंग विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस, or either you're comparing with your competitors performance, or either you're comparing with another product performance, or either you're comparing with another team performance, another department performance, या फिर एक और बहुत अहम परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टूल है या डोमेन है, पर्सपेक्टिव है, कि हमने सोचा था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारा टारगेट था, हमारा गोल था। जैसे आपका एज अ स्टूडेंट टारगेट या गोल हो सकता है कि एग्जाम में मैं 90 तो स्कोर करूं, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है कि मैं MA1 के एग्जाम में 90% लेकर आऊं।
अब एक्चुअल में जब आप एग्जाम देने जाओगे आपके कितने आए, फिर आप कंपेयर करोगे कि मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या। तो एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या था, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो भी आपको अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट पता चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह इदारे में भी होता है। हमने सोचा था, हमने चाहा था, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते। हाउएवर इन रियलिटी हम कितने प्रोड्यूस कर सके, हमने 12,000 कर लिए, दैट्स वेरी गुड। नहीं, हम नहीं कर सके 10,000, हमने 8,500 किए। सो दैट्स हाउ यू कंपेयर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। जब आप एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करते हो तो इसको हम कहते हैं वेरिएंसेस। क्या कहते हैं इसको हम? वेरिएंसेस। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को हमने सोचा, मैंने सोचा था मैं 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। एक्चुअल में हुआ क्या? 2 घंटे में तो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अब आप फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि क्यों नहीं हुआ। अच्छा, 2 घंटे में हमने सोचा था कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मगर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम था। इसलिए नहीं हुआ, स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं आए। इसलिए नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, डिफिकल्ट टॉपिक था। इसलिए नहीं हुआ, टीचर थकी हुई थी, बीमार थी, तो उतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो उन रीजंस को इन्वेस्टिगेट करके अगली दफा उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, इसी को परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं, और इसीलिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जा रही होती है। तो इदारे में भी इदारे ने सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट बेच करके मुझे 10 लाख कमाने हैं प्रॉफिट, और एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में सिर्फ 5 लाख प्रॉफिट जनरेट हुआ। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन था। कॉस्ट बढ़ गई थी मार्केट में रॉ मटेरियल की, वॉर की वजह से रॉ मटेरियल टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, प्रोडक्शन रुक गई थी, तो लेबर की कॉस्ट भी बढ़ गई, जिस वजह से 10 लाख होने वाला प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख पे आके स्टक हो गया। ठीक है जी, तो जो फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे, चेंज करेंगे, और जिन फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी वॉर सिचुएशन है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। है तो है, कोविड आ गया था उसमें आप कुछ भी नहीं कर सके। है तो है, आपको उसी में रहकर मैनेज करना था अपने आप को। तो उसी में रहकर मैनेज करना, तो दैट्स व्हाट विल हेल्प अस लर्न how to measure the performance or to investigate the reasons behind such a result out of that performance. क्लियर है यहां तक बात? यस। अब आइए, एफिशिएंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। एफिशिएंसी क्या है आमना? एफिशिएंसी मींस Miss the affirmation ratio miss the effect of the labor. एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है? मिस नहीं आया समझ। एफिशिएंसी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो समझी थी, आयशा बताइए। तो बार बार एक चीज हो रही हो। हैं? एग्जैक्टली वही, लाइक जैसे बार बार उसको कर रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या है बेटा? अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले तो डिस्कस किया। एफिशिएंसी तो बार मीन बार चीजें होती है ना, क्या? प्रोडक्टिविटी वगैरह में। प्रोडक्टिविटी में तो हमने एफिशिएंसी को दोबारा से समझा था ना, और मतलब क्या? यूज करने का बार बार यूज करते हैं या फिर किस टाइप में वो करते हैं। बार बार यूज करने का नहीं, रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करना। प्लीज रिपीट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एफिशिएंसी। रिपीट कीजिए। Resources. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? भरपूर इस्तेमाल करना।
पूरे तरीके से इस्तेमाल करना अपने रिसोर्सेस को, अपने जराए को, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। प्लीज रिपीट कीजिए आयशा। वापस ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैन यू हेयर मी? यस आई कैन हियर यू। Optimum utilization of the resources is called as efficiency. यस। आमना जी मिस। रिपीट कीजिए। ऑप्टिमल रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, भरपूर इस्तेमाल करना रिसोर्सेस का एफिशिएंसी कहते हैं। तो अब एफिशिएंसी, किसी भी इदारे की एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है नंबर्स में, तो उसका फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अपने पास प्लीज लिख लीजिए। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओके डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडिंग ऑप्टिमल सही। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। इसी तरह दूसरा दूसरा एक टर्म है या दूसरा रेशियो है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी इदारा है, फैक्ट्री है, वहां मशीन चल रही है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उसकी भरपूर कैपेसिटी को हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक मशीनरी है और उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 12 घंटे चल सकती है बैक टू बैक, और 12 घंटे चल के वो हमें 12,000 यूनिट्स बना के दे सकती है, तो क्या हमारा इदारा उसको पूरे 12,000 घंटे 12 घंटे चला रहे और 12,000 यूनिट्स बना के दे रहे, या नहीं उसको सिर्फ 5 घंटे चलाया जा रहा है या 6 घंटे चलाया जा रहा है, क्या वो उसका भरपूर उसकी कैपेसिटी को फुल फ्लेज्ड यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसकी दूसरी मिसाल, एज अ टीचर मेरी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 6 आवर्स बैक टू बैक क्लासेस लेने की, तो क्या मैं 6 आवर्स बैक टू बैक रोज पढ़ा रही हूँ या नहीं। तो वो मुझे मेजर करना है ना अपनी परफॉर्मेंस को, कि मैं हर रोज कितने घंटे पढ़ा रही हूँ। दैट्स द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या कैपेसिटी इवैल्यूएशन। इसका जो रेशियो है वो क्या है, प्लीज अपने पास लिख लीजिए। एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। 100% से मल्टीप्लाई करना है या फिर 100 यस, से करना है? जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ओके। आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये आंसर आपका परसेंटेज में आए। ठीक है। इसी तरह तीसरा रेशियो है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। प्रोडक्शन वॉल्यूम यानी कि आपके अदारा कितने प्रोडक्शन बना रहे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम कितनी है। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये फर्क क्या है बजटेड आवर्स में और स्टैंडर्ड आवर्स में। बजटेड आवर्स में और स्टैंडर्ड आवर्स में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम।
जी, तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड आवर्स में और बजटेड आवर्स में क्या फर्क है। बजटेड आवर्स वो होते हैं जो एक बिजनेस एक्सपेक्ट करता है, जिसमें वो अपने यूनिट्स इस टाइम पे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड आवर्स वो होते हैं जो, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स वैसे 1 आवर का होता है। तो उसमें 1 आवर में जितनी भी अमाउंट ऑफ या जो भी कुछ भी यूनिट प्रोड्यूस हो जाता है उसको कहते हैं। ओके, बजटेड आवर्स आपने बिल्कुल सही कहा। वो घंटे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा डिजायर है, हमारा गोल है, टारगेट है, हमारी चाहत है, हम वो करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स है मार्केट में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, यानी हमारे जैसा कोई फैक्ट्री वाला हमारे जैसा प्रोडक्ट जो बना रहा है वो उसको बनाने में कितना टाइम ले रहा है। मार्केट में एवरेज क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, कि वो 1 घंटे में वो ये प्रोडक्ट कितने यूनिट्स बन जाते हैं उसके। 1 घंटे में कोई लेबर आके काम करती है तो वो कितने यूनिट्स ऑफ चेयर्स बना लेते हैं। तो मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड आवर्स है। और एक्चुअल आवर्स की एक्चुअल में जब आप परफॉर्मेंस की बारी आई तो आपकी फैक्ट्री ने, आपके इदारे ने क्या, कितने घंटे लगाए। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आइए, ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, फॉर्मूला को सामने रखते हुए जरा ये कैलकुलेशंस कीजिए। कोशिश कीजिए यहाँ नहीं देखें, कोशिश करें सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ से डेटा उठाएं। बजटेड आवर्स 1100, स्टैंडर्ड 1100 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड 1125 एंड एक्चुअल आवर्स वर्क 1200। तो पहले एफिशिएंसी रेशियो निकालिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिर्फ जो डेटा गिवन है उसको फॉर्मूला पे लगाना है। ये तो आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा ना। इसी सामने ही तरह रखा। इसी तरह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो और इसी तरह प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो आमना आपसे हो रहा है। मिस आप ये बोलिए, जो 1100 इसको मल्टीप्लाई 100 से करना है? 1100 जो है, जो ऊपर बजट आवर जो है, जी, ये बजटेड आवर्स है और ये स्टैंडर्ड इनको आवर्स, इसको मल्टीप्लाई 100 से करना और ये 1200 एक्चुअल आवर्स है। नहीं, आपको ये डेटा है। यूज करना है और यहाँ फॉर्मूला पे बिठाना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो आप स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे 1125, फिर सही। एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करेंगे। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 1200। 1200 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जो फॉर्मूला है ओके फॉर्मूला पे डेटा फिट करेंगे। ओके ओके, सही। करिए, तीनों फटाफट कीजिए और देखिए आप लोगों से हो रहा है ये। मेरा हो गया। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत आगे। बेसिक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। If x is ये equals to actual hours worked, y is equals to budgeted hours, z is equals to standard hours produced, what is z upon y? यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला आपको शो कर रहा है, z अपॉन वाई। z यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय y, यानी बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कौन सा फॉर्मूला है, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का है, प्रोडक्शन वॉल्यूम का है, एफिशिएंसी रेशियो का है, या स्टैंडर्ड आवर्स प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम। वेरी गुड, प्रोडक्शन वॉल्यूम, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ और रेशियोज हैं, ये रेशियोज भी आप प्लीज अपने पास लिख लीजिए। ये बेसिकली रेशियोज इस्तेमाल ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टॉपिक में होते हैं। तो पहला रेशियो है नेट प्रॉफिट मार्जिन।
नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका भी आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, समझ जाओ कि हम उस परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। जैसे कि आप लोग लिख लें, मुझे बताएं, नेट प्रॉफिट मार्जिन लिख लिया? हो गया मिस। नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के नीचे ही ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालो, तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज के नाम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दोनों का फॉर्मूला यही है। ठीक है, अगले अगले रेशियो पे आ जाएं, अपने पास लिख लीजिए अगला रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मिस, जी। आप नेट प्रॉफिट के उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ये वाला पॉइंट इसको अभी ठीक आप से छोड़ दें, निकालो। इसको अभी आप छोड़ दें। आपको नेट प्रॉफिट पता है ना कैसे निकालते हैं? बेसिक पीएनएल आप लोग को आता है? बेसिक पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। नेट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस विल गिव यू नेट प्रॉफिट। सिंपल। जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है पीएनएल का वो ये है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। दैट्स ऑल। अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाओ, ठीक है? बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसमें से जब आप अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम करेंगे आगे, सम्स आएंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। हो गया। नेक्स्ट आइए, कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो। कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो एक ऐसा रेशियो है कि जो हर किसी पे अप्लाई हो सकता है, यानी सिर्फ इसका कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स आप करोगे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स कर सकते हो, मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिवाइड बाय सेल कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट बाय सेल्स कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपने सिंपली उसको डिवाइड कर देना है सेल से, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो निकाला गया 25% ईयर 2 के लिए और ईयर 1 के लिए। तो ईयर 1 में 16.7% है, ईयर 2 में इंप्रूव हो गया, 25% हो गया, बढ़ गया। अब आइए, ये छोटा सा सवाल है। आपने ऊपर के रेशियोज लिख लिए ना, फॉर्मूलाज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों का लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके पास। यस। अब आप ये सवाल कीजिए जिसमें देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिडक्ट किए गए हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है पीएनएल का, और यही आपके लिए इस वक्त काम का है इस लेवल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे? आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपली उस फॉर्मूला पे डेटा अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या है।
7, कितना? इसका ग्रॉस प्रॉफिट 40% आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 40%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% आ रहा है। डी आंसर है सर। 7 / 300 बस मल्टीप्लाई फर्स्ट का 100। डी है और सेकंड का बी है। सेकंड वाला भी कर मिस लिया आमना आपने? मिस फर्स्ट किया, भी सेकंड कर रही हूँ। जल्दी करो, 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, जल्दी करो। फोर्टी आ रहा है। ठीक है। जी, तो ये आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। पहला वाला डी है, और पहला वाला डी है और दूसरा वाला बी है। अब आइए नेक्स्ट रेशियो लिखिएगा अपने पास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। Return on capital employed, as the name suggests, it's return on the amount of capital that you have invested in your business. जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना पैसे की शक्ल में अपने बिजनेस पे, उस पे आपको कितना आप कमा पा रहे हो, कितना रिटर्न मिल रहा है, ये रेशियो आपको वो बताएगा। इसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI।
यानी ROCE एंड ROI आर द सेम थिंग। ठीक है, दोनों सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ दो अलग अलग नाम है। तो आप समझ जाइएगा कि जब भी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ROI बताओ, ये भी पूछ सकता है कि ROCE बताओ। तो जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये देखें, छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ROCE 10% निकाला गया है और यहाँ पे ROCE 20% निकाला गया है। कैसे? प्रॉफिट 5,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे 10% आंसर आया, और यहाँ पे 5,000 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे 20% आंसर आया। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम इज इक्वल्स टू PBIT, that is profit before interest and tax, less notional interest charge for invested capital। रेसिडुअल इनकम क्या है? रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PBIT। What is PBIT? PBIT इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। उसका दूसरा नाम है कि प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया। क्योंकि जाहिर है जो प्रॉफिट आएगा उसी में से आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, और उसी में से आप बैंक को इंटरेस्ट काट के दोगे, यस और नो। तो अभी ये वो प्रॉफिट है जिसमें से ना इंटरेस्ट डिडक्ट किया गया है ना टैक्स डिडक्ट किया गया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। लेस अ नोशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल। इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। लिख ले। लिख लिया? लेस अ नोशनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल। नोशनल, जहां भी वर्ड आ जाए ना नोशनल, तो उसका मतलब होता है कि एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हुआ। एक्चुअल में आपकी जेब से ना पैसा गया है ना आपकी जेब में पैसा आया है। यानी यहाँ पे अगर बात हो रही है नोशनल इंटरेस्ट की, तो ये जो इंटरेस्ट के जुमरे में पैसे कटने चाहिए थे, वो पैसे कटे नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं कटे, मगर नोशनल है। नोशनल क्यों है, अब इसको समझिए। पहले आप लोग बताइए, आप लोगों ने लिख लिया है? Yes, यस। miss. आप दोनों मेरे साथ हैं? Yes. यस। आप लोग अटेंटिव हैं, जाग रहे हैं, Yes. सो तो नहीं रहे? Yes. ऑल राइट। तो ध्यान दीजिएगा, नोशनल इंटरेस्ट चार्ज। नोशनल इंटरेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? जब भी वर्ड नोशनल, जब भी वर्ड नोशनल आ जाता है, जब भी वर्ड नोशनल आ जाता है, तो नोशनल का मतलब होता है कि एक्चुअल कैश फ्लो ना हो रहा है आपकी, ना आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं ना आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। एक्चुअल में देर इज नो कैश फ्लो। हकीकत में कोई पैसा ना आपकी जेब से निकल के जा रहा है ना आपकी जेब में आ रहा है। हाउ एवर हम उसको एज अ कॉस्ट शो कर रहे हैं और हम उसको डिडक्ट भी कर रहे हैं, नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। क्यों भाई? क्या मकसद है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है? तो जरा समझिए। पहले इसको हम एक आसान मिसाल से समझेंगे, फिर हम इस नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल पे आएंगे। आसान मिसाल ये है कि आपने सोचा कि भाई मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने सोचा कि मुझे एक सैलून स्टार्ट करना है। हो सकता है आपने कहा मुझे सैलून स्टार्ट करना है, हो सकता है आपके भाई ने कहा कि मुझे दुकान डालनी है, ठीक है, मुझे कोई
फ्रूट्स की दुकान डाली। आप दोनों गए अब्बा के पास। आपने कहा अब्बा अब्बा, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें जॉब नहीं करनी। तो मैं चाह रही हूँ ना कि मुझे सैलून स्टार्ट करना है, और आपके भाई ने कहा कि मुझे दुकान लगानी है फ्रूट वाले की। तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? ये दोनों चीजों को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कैपिटल। कैपिटल चाहिए होगा। उस कैपिटल का आप करोगे क्या? सबसे पहला इन्वेस्ट स्टेप करेंगे। क्या होगा? इन्वेस्ट करेंगे। एसेट लेंगे। सबसे पहले आप जगह लोगे, यस और नो? एसेट। सैलून खोलना है ना आपने, तो सैलून के लिए कोई दुकान, कोई जगह, कोई कोई कहीं तो खोलोगे ना। तो वो जगह चाहिए, वो दुकान चाहिए। तो सब जो भी कैपिटल आएगा आपके पास, जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले आप तलाश करोगे कि मैं दुकान कहाँ लूं। अब दो ही तरीके हैं दुकान डालने के। नंबर वन, या तो आप खरीदोगे दुकान को, या तो आप रेंट पे लोगे, यस और नो? Yes. अगर आप खरीदोगे, परचेज करोगे, तो यकीनन उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। और अगर आप रेंट पे लोगे तो उसके लिए जरा कम पैसों में हो जाएगा, लेकिन हर महीने का एक्सपेंस है, यस और नो? यस और नो? Yes, यस miss. मैम। तो अब क्या करोगे आप अब्बा को बोलोगे अब्बा अब्बा, दुकान डालनी है। अब्बा अब्बा, बस इतने पैसे दे दो कि रेंट देती रहूंगी मैं। मैंने देख ली है, एक दुकान हमारी लोकेलिटी में है और अच्छी है, फ्रंट फेसिंग है, रोड के ऊपर है। मगर मुझे उसका किराया जो है 50,000 है। तो अब्बा बस आप 50,000 दे दो, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। और जैसे ही मेरे आने लगेंगे पैसे, मतलब मैं आपको दे दूंगी। अब्बा ने कहा अच्छा, तुमको पैसा चाहिए, तुमको कैपिटल चाहिए, तुमको दुकान पे खर्च करना है, दुकान चाहिए। तो कोई बात नहीं, मेरी दुकान ले लो। मेरे पास 10 दुकानें हैं। मैं उसमें से एक दुकान तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसका सैलून उसमें बना लो। महीने का जो किराया है वो मुझे देती रहना। तो आपने कहा ठीक है अब्बा, कोई मसला नहीं। आपकी दुकान कहाँ है, किस लोकेलिटी में है? अच्छा, यहाँ पे है। हाँ ठीक है, वहां कोई सैलून नहीं है, वहां पे भी खुल सकता है, कोई मसला नहीं। आप दुकान दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप खुश हो जाओगे ना। आप बोलोगे अब्बा की दुकान है तो हमें टेंशन क्या है, बाहर वाले की तो नहीं है, यस और नो? Yes, miss. अब उस दुकान का, जो अब्बा की दुकान है, उसका किराया 50,000 है। हाउ एवर, मुझे ये बताओ कि क्या आप अपने अब्बा को 50,000 रेंट दोगी इन रियलिटी? जैसा वो मांगेगा तो दे देंगे। मांगे तो दे देंगे। ठीक है, तो अब्बा है ना, इसीलिए आपको भरोसा है ना कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, यस और नो? नहीं भी दिया रेंट तो मैं अब्बा की बेटी ही हूं ना, कोई बात नहीं, अब्बा को मना लेंगे, कुछ कर लेंगे। ठीक है, खैर हो गई। प्रॉफिट आएगा तो अब्बा को ही दूंगी ना। प्रॉफिट तो आने दें, काम तो स्टार्ट होने दें, है ना? तो आप अब्बा को मना सकते हो। हाउ एवर, आप जब अपने अकाउंट्स कर रहे होगे, अपने कॉस्ट निकाल रहे होगे, अपना रेवेन्यू निकाल रहे होगे, अपना प्रॉफिट निकाल रहे होगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे अपने सैलून की, तो क्या आप उसमें कॉस्ट लगाओगे रेंट की या नहीं लगाओगे, पहले बताओ। नहीं। क्यों नहीं लगाओगे? जरूर क्योंकि अब्बा की लगाओगे। दुकान। जरूर लगाओगे, भले कैश फ्लो ना हो रहा हो, भले आपने हकीकत में अब्बा को पैसे नहीं दिए 50,000, लेकिन आप कॉस्ट लगाओगे रेंट की। इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट जब तक आप नहीं लगाओगे, तब तक आप सही प्राइसिंग कैसे करोगे अपने सर्विसेज की? क्योंकि अल्टीमेटली आप कारोबार शुरू करते हो, कोई भी इंसान कारोबार शुरू करता है तो वो क्यों शुरू करता है? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा जब तक आप कॉस्ट नहीं लगाओगे? कॉस्ट लगाओगे, उसके ऊपर आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन लगाओगे, तो आपको एग्जैक्टली exactly वो सेलिंग प्राइस मिलेगी जो आपको कस्टमर से चार्ज करनी है। तो कस्टमर के जेब से निकलवाओगे ना पैसे। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई सैलून की फेशियल दे रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग आप कैसे निकालोगे? जो प्रोडक्ट्स आपने कस्टमर पे यूज करने हैं फेशियल के, प्लस जो जगह है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एम्बियंस दोगे ना सैलून में,
एसी होगा, सब कुछ होगा, तो सारे खर्चे डालोगे और फिर देखोगे कि पर कस्टमर मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए कि जो कस्टमर विलिंग हो बाय करने के लिए, और कॉस्ट भी मेरी उसी में से निकल आए और प्रॉफिट भी हो। यस और नो, यही तरीका है ना। यही हाँ। हमने ऊपर वाले चैप्टर्स में भी सीखा, कॉस्ट कार्ड कैसे बनाना है। तो उसमें हम अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, तब जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। प्रोडक्शन कॉस्ट डालते हैं, फिर ओवरहेड की कॉस्ट डालते हैं, तब जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। यस और नो। तो यहाँ पे भी वही सब करोगे, Yes. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जिस जिसको हायर कर रहे हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, किराया, सब डालोगे, ओवरहेड्स भी डालोगे, रेंट भी डालोगे, फिर जाके आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। फिर आप एक प्रॉफिट मार्जिन जो आप चाह रहे हो, 10%, 5%, 2% कमाना चाह रहे हो, उसको ऐड करोगे, फिर आपकी सेलिंग प्राइस आपके सामने आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? Yes, miss. तो अकाउंटिंग की जो दुनिया है ना, वो कहती है कि अगर आप अपने अब्बा से दुकान ली है ना अपने, और आप रेंट दे रहे हो, फर्ज करो अब्बा को भी दिया है, फिजिकली आपने कैश दिया है अब्बा को, तो अकाउंटिंग की दुनिया कहती है हम नहीं मानते, हम इस कैश फ्लो को नहीं मानेंगे। क्योंकि एक पर्सन से जो उसी घर में रह रहा है, उस पर्सन की जेब से निकल के दूसरी पर्सन की जेब में चला गया, लेकिन वो है तो सेम घर, उस घर के अंदर, अंडर द सेम रूफ वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसलिए वो उसको कैश फ्लो नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? अकाउंटिंग की दुनिया नहीं मानेगी। इसीलिए इस रेंट को नोशनल रेंट कहा जाएगा। ये अकाउंट्स में तो शो होगा, लेकिन इसका नाम लिखा हुआ होगा नोशनल, ताकि सबको पता चल जाए ये एक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी तो आपके अब्बा थे, आपके अब्बा ने रेंट नहीं लिया, हो सकता है आपके अब्बा की दुकान ना होती, आप कहीं और किसी और से दुकान लेते, तो वहां रेंट देते या नहीं देते? यस और नो? देते मिस। बिल्कुल देते, लाजमी देते, तो फिर उसकी कॉस्ट तो लाजमी लाजमी ऐड होनी थी। तो मतलब दिस इज सच अ कॉस्ट विच यू कैन नॉट अवॉइड। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता इस कॉस्ट को। आप लकी हो कि आपके अब्बा की दुकान थी, आपका फिजिकल कैश फ्लो नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसी कॉस्ट है जो अनअवॉइडेबल है, जो कल कल को अगर खुदा ना खास्ता आपके अब्बा को कुछ होता है, तो जो भी उस दुकान का ओनर बनेगा उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये हर हाल में आपको ये रेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस यू हैव योर ओन स्पेस, अनटिल अनलेस यू परचेज योर ओन शॉप। यस। तो ये रेंट की ऐसी कॉस्ट है जो आपको हर हाल में पे करनी ही पड़ेगी। इस वक्त आप नहीं फिजिकली पे कर रहे हो, सो दैट बिकम्स योर नोशनल कॉस्ट। गॉट इट? दिस इज व्हाट नोशनल इज ऑल अबाउट। अब आइए ये पर्टिकुलर सम जिसमें आया था नोशनल इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि अब नोशनल का तो वही मतलब है कि एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हो रहा, हाउएवर इट इज अनअवॉइडेबल, ये होगा। तो अब ये नोशनल क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको समझो बात को, मेरी बात समझो, मेरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मुझे देखो। Yes, miss. बात बहुत आसान सी है, लेकिन आपका ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान होगा तो बात समझ आ जाएगी, ध्यान नहीं दोगे तो बात समझ नहीं। तो ये मेरी बात सोचो, सुनो। अब्बा जो हैं, तुम गए थे अब्बा के पास कि अब्बा जान मुझे कैपिटल दे दें, मुझे दुकान खोलनी है, सैलून खोलना है। अब्बा जान ने आपको दिया 50 लाख। दिया नहीं दिया? 50 लाख दे दिए। दिया। अब ये 50 लाख का आपने जाके दुकान खरीदी, सामान खरीदा, हायरिंग की, सैलून को डेकोरेट किया, सब कुछ किया, कर लिया। तो ये 50 लाख आपके लिए क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने उसको, कैपिटल को इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। यस और नो? Yes. अब्बा के लिए आपके कारोबार में इन्वेस्ट करना फर्ज नहीं था, ऑप्शन था। क्यों? अब्बा के पास दूसरा ऑप्शन क्या था? वो 50 लाख का क्या करते? वो 50 लाख बैंक में जाके रखवा देते। अगर वो बैंक में जाके रखवा देते 50 लाख, उनको हर साल इंटरेस्ट मिलता, मिलता कि नहीं मिलता 50 लाख पे? मिलता। मिलता। तो वो बैठे बिठाए, वो उनका इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ पैसे बैंक में रखवाने से, तो वो आपके बिजनेस पे क्यों लगाएं? गेटिंग द पॉइंट?
अब yes. चूंकि आपके बिजनेस में लगा चुके हैं, तो उनको अपना तो पता लगाना है ना कि रेसिडुअल इनकम उनको क्या मिल रही है। रेसिडुअल इनकम इस कारोबार की है क्या, इस कारोबार में दम है भी या नहीं, ये मुझे कमा के दे रहा है नहीं दे रहा, ये 50 लाख जो मैंने कारोबार पे लगा दिए, तो कारोबार मुझे इससे इनफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमा के दे रहा है, जिसमें से मैं अगर वो नोशनल इंटरेस्ट हटा दूं कि जो अगर मैं ये 50 लाख बैंक में जमा कराता तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आता, तो वो तो मुझे मिलता ही मिलता। अगर मैं उसको भी माइनस कर दूं तो जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है इस कारोबार से, क्या वो मेरे लिए इनफ है, वो मुझे इनफ मोटिवेट कर रहा है कि हाँ दिस इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, या वो इतना बेर मिनिमम है कि मैं बोल रहा हूँ यार इससे अच्छा तो मैं बैंक में रखवा देता पैसे, क्या जरूरत थी ये इतना मत्था मारी करके कारोबार स्टार्ट करने की। यही कैपिटल अब्बा से लेता, पैसे बैंक में रखवाता, इंटरेस्ट आता, आधा अब्बा को देता आधा खुद खाता। क्या ख्याल है? सो दैट्स व्हाट रेसिडुअल इनकम इज ऑल अबाउट। Profit before interest and tax minus notional interest charged on capital employed. I hope notional interest आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई, डोंट वरी, बिकॉज दिस इज जस्ट MA1। अभी आपका सफर शुरू हुआ है अकाउंटेंसी की दुनिया में। तो हो सकता है कुछ चीजें इस वक्त कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो रही हूँ, बट विथ टाइम ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि फाइनेंस की दुनिया और अकाउंटेंसी की दुनिया काम कैसे कर रही है, इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, इन्वेस्टर सोचता कैसे है, पैसे का खेल क्या होता है, पैसे से पैसा कमाना क्या होता है, ठीक है, पैसे को कारोबार पे लगाना क्या होता है, पैसे से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना क्या होता है, ये सब ग्रेजुअली विद टाइम आपको पता चल जाएगा। तो अभी इस पे स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द थिंग कि फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूला को एप्लीकेशन हम उसको सम के जरिए किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। कोई सवाल यहाँ तक? No. ओके, गुड हो गया। सो रेसिडुअल इनकम is profit before interest and tax less notional interest charge for invested capital। ठीक है, अब आइए। ये एक सवाल है छोटा सा, देखिए, सवाल ट्राई कीजिए।
बी आंसर है। क्यों? जी। हुआ। बस। क्या आंसर आ रहा है? सी। 20050। 20050 और माइनस में आ रहा है, यस और नो? ये माइनस में है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जी मिस। प्रॉफिट में से माइनस किया नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। नोशनल इंटरेस्ट चार्ज क्या था? 11%। 11% ऑफ व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड 11%। यानी अगर ये बैंक में रखवाते तो उनको ये 5,55,000 रुपए पे 11% मिलता, जो कि 61,050 है। और अगर हम उसको प्रॉफिट से डिडक्ट करें तो माइनस में आ रहे रेसिडुअल इनकम, तो यानी इतना मोटिवेटिंग नहीं है, है ना? क्या ख्याल है? अब आइए नेक्स्ट। ये फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द रेसिडुअल इनकम फॉर द पीरियड। For information, constant effort, what is the word station? ये आंसर है। डन हो गया? मैं ये बात समझ नहीं आ रहा। जी। क्या नहीं समझ आ डी रहा है? आंसर। ये वाला नहीं आ रहा समझ। रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने आपको क्या बोला था, क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है? ठीक है। माइनस, माइनस क्या है? नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है ना, 10%। तो 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है यहाँ पे? डायरेक्टली अब नहीं गिवन चीजें, क्योंकि एसीसी यही तो करता है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्लेट में सजा के आपको थोड़ी कोई चीज देगा। इनडायरेक्टली दूसरे दूसरे नाम लगाता है ताकि आप खुद से ढूंढो। तो पता चला कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नेट करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, यही इंफॉर्मेशन है और तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम नॉन करंट और नेट करंट एड अप कर लें? तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा टोटल, यस और नो? नॉन करंट एसेट्स, और क्योंकि आपने जो कैपिटल जो आपके पास है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करना है, उससे आप क्या खरीदोगे? एसेट्स ही तो खरीदोगे ना।
दुकान खरीदोगे, उसके उसको सजाने के लिए चीजें खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, सैलून में जो चीजें रखनी है वो सारी चीजें ही खरीदोगे ना, तो वो या तो कोई नॉन करंट एसेट होगा या करंट एसेट होगा। कोई ऐसे एसेट्स होंगे जो जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर होगी, कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिसकी लाइफ 1 साल से कम होगी। यस और नो? यस मिस। तो अब बस इसको ऐड करके इसका 10% निकाल लो और उसको माइनस कर दो नेट प्रॉफिट से। 3,0,0,0 प्लस 8,0,0. मिस, हम्म। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस प्लीज। आप माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं नहीं, पूछो। जैसे आपने ऐसी शेप पे टैग पहना हुआ है ना, हाँ ये देखो। आई ऑलवेज वांटेड टू सी दैट। या सी। इट्स गुड माशाल्लाह। Thanks. I got it once on my graduation doing BSc in applied accountancy from ACCA. And the second one that I got is, FCCA. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अब हमारा लेवल FCCA पे आ गया है, तो हमें फिर ये मिला दोबारा से। मैंने कहा घर में मिस, रख आप के तो क्या एसी के करना है, मेंबरशिप है? पहनना चाहिए ना। यस। आप एसीसी के मेंबर हैं? यस। मिस, आई एम फैन ऑफ हर्स। अब तो ACCA का फेलोशिप मिल गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। FCCA मींस फेलोशिप, जब आप 5 इयर्स हो जाते हैं ACCA मेंबर बन के, तो अब आप सीनियर पोजीशन पे चले जाते हो। मिस, अब मैं आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू जजाकल्ला। हम बैठे ही इसलिए हैं लोगों को फैन बनाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या हो गया हमारे पास? रेसिडुअल इनकम आ गया। आमना? यस सर। वेरी। 60 आ रहा है। 60? यस, वेरी गुड। वेरी गुड, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। I hope this concept of residual income is absolutely crystal clear. यस। Thank you. अब आइए, asset turnover. This is another issue. Asset turnover is equals to sales divided by capital employed. Sales divided by capital employed will give you asset turnover. And what does it show us? It measures how efficiently the assets of the business are being used. कितनी एफिशिएंटली एसेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेस में, ये हमें कौन सा रेशियो पता लगा के बताएगा? एसेट टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लिख लीजिए जल्दी से। डन। यस। नाउ अब ये तीसरा इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा टेस्ट होता है एग्जामिनेशंस में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, is equals to asset turnover multiply by net profit margin। ये एक रिलेशनशिप है जो तीनों रेशियोज का आपस में है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हो सकता है आपको ROCE गिवन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिवन हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि एसेट टर्नओवर बताइए। तो इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। If you do not remember the equation, then you will fall into trouble. ओके, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू। हो सकता है एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ना पूछे कि एसेट टर्नओवर निकाल के बताओ, वो आपको सिर्फ डेटा दे। डेटा किस चीज का? नेट प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सेल्स रेवेन्यू गिवन है, और वो आपको बोले कि जरा बताओ, पता लगाओ कि नेट प्रॉफिट क्या है। मतलब इसमें से 4 चीजें गिवन होंगी, एक चीज मिसिंग होगी। 3 चीजें गिवन होगी, एक चीज मिसिंग होगी। 2 चीजें गिवन होगी, एक चीज मिसिंग होगी। अब जब तक आपके माइंड में ये चीज नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, तब तक आप उस जिक्सॉ पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे।
बेसिकली एसीसी को क्वेश्चंस मैं कहती हूँ जिक्सॉ पजल की तरह होते हैं। अगर आपको पूरी पिक्चर जहन में है, यू कैन जॉइन द पीसेस, यू विल एबल बी एबल टू फाइंड द मिसिंग लिंक। लेकिन अगर पूरी पिक्चर आपके जहन में नहीं है, तो फिर आप बोलोगे क्या था, मिसिंग लिंक क्या था, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। सो यू बेटर बी, यू नो, वेल इक्विप्ड विथ योर टूल्स। और जो टूल्स हैं आपके पास वो क्या क्या हैं? फॉर्मूलाज आपके पास क्या है, रेशियोज आपके पास क्या है, हाउ टू यूज द कैलकुलेटर, प्रैक्टिस योर रिविजन किट क्वेश्चंस, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करोगे, उतना वो आपके पास ग्रिप आएगी उस टॉपिक की। ठीक है। एंड देन अगेन रिमेंबर कि जो क्लास में आप करके गए हो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही सेम टू सेम क्वेश्चन आए। नहीं, सेम टू सेम कभी भी नहीं आएगा। आप बोलोगे हो ये तो मैम ने कराया ही नहीं एग्जाम में, क्लास में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कराया गया है आप लोग को। लेकिन एसीसी अगेन जैसे मैंने कहा ना, एक रिडल की तरह है, एक पहेली की तरह है। बूझो तो जाने। तो आपको पता होगा यकीनन, क्योंकि आप क्लास में उसके फंडामेंटल्स करके गए हो, कॉन्सेप्ट समझ के गए हो, फॉर्मूलाज आपके पास है। अब वहां पे उस रिडल को सॉल्व करना है, उस जिक्सॉ पजल को सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि एकदम से ओके। दिमाग बोलता है ये तो हमने क्लास में किया ही नहीं, ये तो बिल्कुल न्यू है, तो दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसे नहीं करना। यूज योर ब्रेन, ब्रेन स्टॉर्म करें, ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन। अगर बड़ा क्वेश्चन है, लंबी लाइन है, और आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, या ये वर्ड का मतलब ही मुझे नहीं पता, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करो। कैसे? अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा ये पैराग्राफ है, एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम स्ट्रेस में आपको नहीं समझ आ रहा, एक साथ पूरा जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इट डाउन। एसेट टर्नओवर इज, बस 3 वर्ड्स एट अ टाइम। एसेट टर्नओवर इज, अच्छा एसेट टर्नओवर की बात हो रही है, एसेट टर्नओवर सोचो सोचो क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, हाँ, सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आ गया याद फॉर्मूला। अच्छा आगे क्या लिखा है? इज एन इम्पोर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, इन इट्स ओन राइट। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इतना तो आप लोग को आता है ना इंग्लिश, समझ में, इंटर तक आ गए हो माशाल्लाह। ऐसे ही तो झक मार के पास होके नहीं आए ना, कुछ अंग्रेजी आती है तो पहुंचे हो ना। तो इसको बिल्कुल हवा नहीं बनाना एग्जाम में कि हो मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही या मुझे समझ नहीं आ रहा वर्ड। ब्रेक इट डाउन। द ट्रिक इज ब्रेक इट डाउन, 3 वर्ड्स एट अ टाइम, दैट्स इट। तुम्हें समझ आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, और क्या आप एग्जामिनर पूछ रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अब आइए नेक्स्ट, छोटा सा सवाल है, ठीक है। इस सवाल में डेटा गिवन है, सेल्स रेवेन्यू गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। मुझे तीनों रेशियोज निकाल के बताओ, आरओसीई, एसेट टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। तीनों रेशियोज निकाल के बताओ इस गिवन डेटा से। क्विक, आई एम गिविंग यू ओनली 5 minutes टू डू दिस। It's done. Yes, I'm done. ओके गुड, इफ यू आर डन, आमना का हम वेट कर रहे हैं। हो गया मिस। ऑलराइट, सो डन हो गया सबका। यस। बताइए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या परसेंटेज है?
16.67%. 16.67%. Asset turnover, 1.8. 1.8. net profit margin 9.26. 9.26, वेरी गुड हो गया। अब इसको आप इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो देखिएगा आरओसीई विल बी इक्वल टू एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या आप 1.8 को 9.26% को मल्टीप्लाई करें तो आपको यही आंसर आना चाहिए। वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का रेशियोज का टॉपिक कंप्लीट होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जो चैप्टर का फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसको हम जल्दी से क्विकली 5 मिनट्स में रिव्यू कर लेते हैं। इट इज वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड थियोरेटिकल, नॉट कैलकुलेशन बेस्ड। तो सबसे पहली चीज यहाँ बताई जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सेंटर कहते किसे हैं ये बताइए। सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर जब भी वर्ड आ रहा है आपके जहन में क्या आ रहा है? सेंटर का लिटरल मीनिंग यही है ना कि सर्कल का सेंटर, बीच का हिस्सा, ऐसे ही होता है ना। फिर बस फिर हम दूसरे बोलते हैं। सेंटेंस होता है। जी जी, क्या बोल रही हैं आयशा? दूसरे सेंटेंस भी होता है जहाँ पे लाइक एक को ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी टाइप की कोई भी डिपार्टमेंट या कुछ भी होता है यस यस, जहाँ पे एग्जैक्टली काम दैट करते दैट्स व्हाट इट इज। फिर हमने वो सुना है ना शॉपिंग सेंटर, है ना। तो शॉपिंग सेंटर हैं। क्या है? सेंटर, जगह। सेंटर कैन बी जगह, सेंटर कैन बी डिपार्टमेंट, सेंटर कैन बी फंक्शन, सेंटर कैन बी पर्सन, सेंटर कैन बी टास्क, सेंटर कैन बी एनीथिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यानी कि वो सेंटर, वो डिपार्टमेंट, वो फंक्शन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जहाँ पे कोई एक मैनेजर है जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है और वो वहां पे काम कर रहा है। इसी तरह कॉस्ट सेंटर एक ऐसी जगह इदारे में जहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है, या जहाँ पे तमाम कॉस्ट इदारे में जितनी भी कॉस्ट बेयर हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग, आमना पढ़िएगा। कॉस्ट सेंटर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? Cost center may include the following. A department is an over example above. A machine or group of machines. A project, the installment of a new computer system. हम्म। A new product to और अ पर्सन, employ. यानी सेंटर कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गई कहानी। अब आइए प्रॉफिट सेंटर। अगेन ऐसा सेंटर जहाँ पे प्रॉफिट्स के मामलात हल किए जा रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज और कॉस्ट दोनों वहां पे बात हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट निकलता ही ऐसे है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। फिर आइए एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर। एग्जाम्पल जरूर देखिएगा क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट सेंटर, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो प्रॉफिट सेंटर्स में आयशा पढ़िएगा क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। A sales division selling products to customers, a service division providing after sales service, individual shops in a retail chain, हम्म। local branches in a regional or nationwide distribution business, a geographical region, for example, a country or group of countries, a हम्म। team or individual, for example, a sales team, a team of equipment installers. ठीक है, नेक्स्ट आगे अल्लाह भला करे इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ऐसी जगह जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सिंपल। अब आइए क्वेश्चन आ गया ये आपका छोटा सा। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड यूज इन्वेस्टमेंट सेंटर टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरा पैकेज हुआ है ना तो
मैं सी लग रहा है। आयशा, देखो जब बात क्या हो रही है इन्वेस्टमेंट सेंटर की, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मिलेगी, कैपिटल कितना है, ऐसा ही है। बस डी। डी, अ स्विमिंग पूल मैनेजर विद अथॉरिटी टू बाय नॉन करंट एसेट अप टू 50,000, यानी कैपिटल इतना अवेलेबल है कि हम एक नॉन करंट एसेट खरीद सकें। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन यकीनन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगी। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज टी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हम इसको कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 5। मैं चाहूंगी कि आप लोग घर पे इस चैप्टर को जब रिवाइज करें तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लें, जो जो सम्स हैं उसको दोबारा से रीडू करें सोल्यूशन देखे बगैर, और फिर ये क्विक क्विज को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये क्विक क्विज के क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चन बैंक, ये जो क्वेश्चन बैंक है प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 14 to 17, और फिर रिविजन किट के क्वेश्चंस। इस दौरान प्रैक्टिस के दौरान कोई सवाल है जो परेशान कर रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, तो बिल्कुल मुझसे राब्ता कीजिएगा, या क्लास में आप क्वेरी सॉल्व रिजॉल्व करवा लें या व्हाट्सएप पे छोड़ दें, आपकी मर्जी है। ठीक है। बस मुझे ये पूछना था, हम कोई बुक ले लें जैसे एग्जाम की बुक या बीपीपी बुक? हाँ बिल्कुल, अभी तक आप लोग ने नहीं कौन परचेज की। नहीं, मतलब कौन सी बेस्ट है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए मैं तो बीपीपी को फॉलो करती हूँ, तो बीपीपी आप ले लें, तो बीपीपी से ही पढ़ा रही हूँ आपको। बीपीपी इज द बेस्ट। आप बीपीपी की रिवीजन किट लेकर उसको 3 टाइम्स मिनिमम आपने प्रैक्टिस करनी है बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। 3 टाइम्स तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए मिनिमम, मस्ट है, कंपल्सरी है, उससे पहले आप एग्जाम के लिए नहीं बैठे। ठीक है। तो कैसे करोगे, रिवीजन किट के ऊपर आप आंसर्स मार्क नहीं करोगे, अपने अलग से नोटबुक पे या पेपर पे मार्क करोगे आंसर्स। रिवीजन किट को क्लीन रहने देना, उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स नहीं करना, तभी आप जब 3 दफा करोगे तो आप आराम से कर सकोगे। ठीक है। और कोई सवाल? अगली नहीं, क्लास में हम यही अगला पूछना। चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग। आज की क्लास यहीं तक। अपना बहुत सारा बस मुझे ख्याल कुछ रखें। पूछना था। जी जी पूछें। आपने एक क्वेरी की क्लास रखी थी, तो फिर आप मुझे बता दें कि मैं कब आऊँ। क्या ऐसे पॉसिबल है कि जब 7 चैप्टर की आप क्लास लें तब मैं एक और दफ़ा ज्वाइन कर लूँ? क्योंकि मुझे 7 और 8 चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आमना को तो मुझे कंप्लीट कराना ही है कोर्स, तो अगर आप इसी को कंटिन्यू भी करना चाह रहे हो सारे चैप्टर्स तो नो प्रॉब्लम। मैं कर सकती हूँ इनको कंटिन्यू? बिल्कुल कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच मिस, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।